To minimize their dash, coil of the bridge and resistant boxes are so wound has to set up extremely small magnetic field. To minimize their dash, coil of the bridge and resistant boxer are so found as to set up extremely small magnetic fields. To minimize their क्या इंडक्टिव, क्या सेल्फ इंडक्टिव, म्यूचुअल इंडक्टिव. तो अब करेक्ट आंसर है सेल्फ इंडक्टिव. देखो बेसिकली सेल्फ इंडक्टिव को ही करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस टॉपिक को हम कहते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, वो की किस लिए जाती है, सेल्फ इंडक्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए. तो बहुत MCQs दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है. टू मिनिमाइज द सेल्फ इंडक्टेंस द वायर इज डबल बैक ऑन इट सेल्फ बिफोर बींग कॉइल्ड अप सच अ कॉयल इज सेट टू बी. यानी मिनिमाइज करना है अगर सेल्फ इंडक्टेंस को, तो हम कहते हैं वायर डबल बैक कर रहे हैं ऑन इट सेल्फ बिफोर बींग कॉइल्ड अप, तो सच अ कॉयल इज सेट टू बी. इंडक्टिव, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन या नॉन इंडक्टिव. तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन इंडक्टिव. इसी तरह दूसरी MCQs भी इसी टॉपिक से रिलेट है. इन डैश वाइंडिंग करंट flow in opposite direction in the double wires and consequently the magnetic flux set up by one wire is neutralized by that due to the other wire. Hence self-induced EMF will not be produced when the current through the current change. Option A inductive, बी सेल्फ इंडक्टेंस, सी म्यूचुअल इंडक्टेंस, डी नॉन इंडक्टिव. तो इसका करेक्ट आंसर भी है नॉन इंडक्टिव. यानी हम कह सकते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन इन द डबल वायर. वही बात है. एंड कॉन्सिक्वली द मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप बाय वन वायर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय दैट ड्यू टू द आउटर वायर. हेंस सेल्फ इंडक्टेंस EMF विल नॉट बी प्रोड्यूस व्हेन द करंट थ्रू द करंट चेंज. ये बहुत अहम बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम B से जाहिर करते हैं, यूनिट टेस्ला भी होता है, वेब पर मीटर स्क्वायर भी होता है. इसकी डायमेंशन है MT-2A-1. अब एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स. इसी B की जब डॉट प्रोडक्ट एरिया से ले लेते हैं, तो देखो जाहिर सी बात है एरिया का मतलब है मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, वेब पर मीटर स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर कट जाता है, खाली वेपर यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का. डायमेंशन क्या होगी, देखो वही जो B की है, बस L स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता है. और फिर एक क्या लाती है परमिएबिलिटी न्यू नॉट. ये क्या होती है, वेपर पर मीटर. यानी वेपर को मीटर से डिवाइड कर दो. दूसरे लफ्ज़ों में वेपर के वक्त डायमेंशन क्या थी, MT-2A-1 L स्क्वायर, इसको L से डिवाइड कर दो. तो ये हो जाएगी न्यू नॉट परमिएबिलिटी की डायमेंशन MT-2A-1 L स्क्वायर था मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो इसमें खाली क्या हो जाएगा, L हो जाएगा. ये बहुत अहम है, इसको ध्यान में रखना. ये बहुत अहम बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम B से जाहिर करते हैं, यूनिट टेस्ला भी होता है, वेब पर मीटर स्क्वायर भी होता है. इसकी डायमेंशन है MT-2A-1. अब एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स. इसी B की जब डॉट प्रोडक्ट एरिया से ले लेते हैं, तो देखो जाहिर सी बात है एरिया का मतलब है मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, वेब पर मीटर स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर कट जाता है, खाली वेपर यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का. डायमेंशन क्या होगी, देखो वही जो B की है, बस L स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता है. और फिर एक क्या लाती है परमिएबिलिटी न्यू नॉट. ये क्या होती है, वेपर पर मीटर. यानी वेपर को मीटर से डिवाइड कर दो. दूसरे लफ्ज़ों में वेपर के वक्त डायमेंशन क्या थी, MT-2A-1 L स्क्वायर, इसको L से डिवाइड कर दो. तो ये हो जाएगी न्यू नॉट परमिएबिलिटी की डायमेंशन MT-2A-1 L स्क्वायर था मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो इसमें खाली क्या हो जाएगा, L हो जाएगा. ये बहुत अहम है, इसको ध्यान में रखना. MCQs आई थी इंड्यूस EMF डिपेंड्स अपॉन V पे या L पे. तो जवाब है ऑल ऑफ देम, क्योंकि एक फार्मूला होता है इंड्यूस EMF इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा. तो ऑफकोर्स V पे भी डिपेंड करता है, V पे भी और L पे भी. बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हम सारी MCQs को पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं. ECG क्या रिकॉर्ड करता है, वोल्टेज फ्रॉम हार्ट. वैसे ECG का ताल्लुक हार्ट और ब्रेन दोनों से ही होता है.
अब ये जो रिलेशन है एफ इक्वल टू विल, इसमें कह रहे हैं आई और एल एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इनवर्स। देखो जब भी इस तरह का सवाल है, बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो। आप क्या करो, आई और एल के अलावा जो चीज़ें उनको वन ले लो। जब वन हो जाएगा तो वन इक्वल टू आई एल, बी भी वन हो गया। आई को थोड़ा चेंज कर दो ना, फिर ऐसा बना दो ताकि वन से और इसमें फर्क रहे। तो एल इक्वल टू वन अपॉन आई। ऑफ कोर्स कौन सी रिलेशन होती है, इनवर्स होती है। वैसे भी अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक उधर जाके डिवाइड होगा, इनवर्स रिलेशन। फिर कह रहे हैं मूविंग चार्ज कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक। तो को जो चार्जेस एट रेस्ट होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा करते हैं, लेकिन जो मूविंग चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी पैदा करते हैं और मैग्नेटिक भी करते हैं। ये अलहदा बात है कि मूविंग चार्ज को अगर आप कंडक्टर के अंदर से गुजारेंगे तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन एक नॉर्मल मूविंग चार्ज की बात हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। देखो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय विच इंस्ट्रूमेंट, तो आंसर है मैग्नेटोमीटर। इन CRO electrons are emitted from, CRO electrons are emitted from, तो आंसर होगा कैथोड। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर बराबर होती है 0.5 Li²। आई से मुराद करंट, एल से मुराद इंडक्टेंस, या हाफ Li²। अब देखो इस फार्मूले पे बहुत न्यूमेरिकल है। एक आया था कि इफ़ करंट इंक्रीज 100 टाइम देन एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर विल। सो यार इस फार्मूले में एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, अगर इंडक्टेंस कांस्टेंट रहता है। करंट अगर 100 टाइम बढ़ रहा है तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 टाइम। एनर्जी 10,000 टाइम बढ़ेगी। और जनाब नेक्स्ट ईयर जो एक सवाल आया था वो ये आया था कि इंडक्टेंस इन्होंने लेंथ जो है वो 2 मीटर दी हुई थी, एल से मुराद लेंथ, और करंट दिया हुआ था 10 एम्पीयर, और पूछ क्या रही एनर्जी। तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा भाई, हाफ Li²। तो फार्मूला लगा दीजिए और L की जगह लेंथ यानी 2 पुट कर देंगे हम। यह लहदा बात है, हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। आंसर हो जाएगा 100 जूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। जो पूछा था परमीएबिलिटी न्यू नोट की वैल्यू बताएं, तो भाई बहुत सारे ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन होता है इसका 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अब बड़ी दिलचस्प बात है, आखिर इसका यूनिट क्या होता है, तो होता है वेपर पर एम्पेयर। वेपर पर एम्पेयर, तो क्या आप इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं, कल को पूछ ले, एग्जामिनर का क्या भरोसा। तो भाई अभी तो हमने देखा था कि वेपर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है जिसकी डायमेंशन आई थी ml², A-1 T-2। तो ऑफकोर्स इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, एम्पेयर से। अगर परमीएबिलिटी की हमें डायमेंशन चाहिए, ऑफ कोर्स ये ए ऊपर जाके मजीद माइनस हो जाएगी, यानी कि A-2 हो जाएगी भाई, बाकी सब ऊपर हो जाएगा। जो जालिम एग्जामिनर का अगला खौफनाक बात तैयार रहता है, बोल रहा है कि भाई ये बताओ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका क्या डायमेंशन होता है। अबे यार एग्जामिनर भाई तो क्या कहता है भाई। वेल इसका यूनिट हमने पढ़ा था भाई, वेपर भाई होते हैं जो कि बराबर होते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो चाचा न्यूटन को तो हम कई बार देख चुके हैं कि क्या होता है भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाल अगर देखो तो मीटर मल्टीप्लाई हो गया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर एम्पेयर ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। केजी का मतलब है कि ऑफकोर्स मास, मीटर स्क्वायर का मतलब है लेंथ स्क्वायर, एम्पेयर नेगेटिव तो एम्पेयर नेगेटिव, S-2 तो बोले T-2। तो बड़े आराम से बच्चों हमने कर लिया किसका डायमेंशन, वेपर का डायमेंशन। चालाक और मक्कार ज़माना एग्जामिनर की एक और मक्कार पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी की डायमेंशन क्या होती है। वेल बी का फार्मूला F/A। F बोले तो न्यूटन, नहीं मेरे फोर्स का यूनिट चाचा न्यूटन, करंट का बोले तो एम्पेयर और लेंथ का बोले तो मीटर। अब बच्चों गौर से देखो कि एम्पेयर पर मीटर तो इस नॉर्मल, न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैथ्स के रूल के तहत देखें तो प्लस मीटर और माइनस मीटर आपस में लड़ के मर जाएंगे,
यहाँ से बचेगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। वेल किलोग्राम किसका यूनिट होता है? मास का, तो डायमेंशन इसकी एम हो जाएगी। सेकंड किसका होता है? टाइम का, तो डायमेंशन चूँकि ऊपर -2 है तो टी पे भी -2 आ जाएगा। और करंट का यूनिट एम्पेयर और डायमेंशन भी ए ही होती है 99% बुक में। एक आध बुक में आई होती है लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर ए ही होती है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे क्या दिया है, ऑफकोर्स ए ही दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा mt-2 a-1। अच्छा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने डिस्कवर किया? तो भाई इस बहुत बड़ा खाना ये था ओरेस्टेड भाई, और किस ईयर में था? 1819 में। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अब्बा जी किसको कहा जाता है? ओरेस्टेड को। और ईयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन सा ईयर है? 1819। बच्चों एग्जामिनर का एक नया धोखा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एक ऑप्शन था वेपर, एक था टेस्ला, एक था वेपर पर मीटर, और एक था वेव पर मीटर स्क्वायर। अक्सर लोगों ने टेस्ला और वेव पर मीटर स्क्वायर पे टिक किया। वो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं पूछ रहे हैं, अब खाली क्या पूछ रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रहे टेस्ला, वेव पर मीटर स्क्वायर वो सब तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट है। अब खाली मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहे हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है खाली वेपर। वेल वेपर होता किसके बराबर है? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। याद है जो टेस्ला था वो न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर था, अब की दफ़ा क्या है? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, यानी फोर्स और लेंथ ऊपर है, करंट नीचे। तो मेरे भाई यहाँ बात हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की, जिसका यूनिट क्या होगा? वेपर, या फिर कह सकते हो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। एम्पेयर ने पूछा कि एक टेस्ला किसके बराबर होता है? क्या 10⁴ गॉस के? ऑप्शन ए बी में था वेपर मीटर, और सी में था बोथ एम्पी। अक्सर बच्चों का जवाब आया बोथ एम्पी। बच्चों एग्जामिनर धोखेबाज है, धोखा देता है कदम पे। देखो वेव पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है टेस्ला, वेव पर मीटर के थोड़ी होता है। इन ऑप्शन में से सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, यानी 10⁴ गॉस। कौन सा सवाल है कि इफ करंट इन द वायर इज डायरेक्टेड इनटू द पेज and the wire is held perpendicular to the page, then direction of magnetic circles will be option A में clockwise, option B एंटी clockwise, option C में both A and B। तो डियर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अगर करंट इन द वायर इज डायरेक्टेड इनटू द पेज तो हमेशा क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्कल क्या होगी? क्लॉकवाइज। आंसर क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो पूछा था यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये बी क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो पूछ रहे हैं ऑप्शन में टेस्ला, वेपर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो तीनों ही हमारी, तीनों आपस में इक्वल है न्यूमेरिकली। कौन कौन? टेस्ला, वेपर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। देखो ना एक फार्मूला होता है F=L, तो बी बराबर हो जाएगा F/L। F बोले तो न्यूटन, आई बोले तो करंट, एल बोले तो लेंथ यानी कि मीटर। क्या इन तीनों के अलावा भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का कोई यूनिट होता है? जी हाँ होता है, लेकिन वो इन तीनों के इक्वल नहीं होता। मतलब ये तीनों तो आपस में इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन ये तीनों उस यूनिट से कितने टाइम बढ़े हैं? 10⁴ टाइम्स, और वो चौथा यूनिट है गॉस। लेकिन गॉस इनसे छोटा होता है। ये सब अगर गॉस से 10⁴ टाइम्स बड़े हैं, यानी एक टेस्ला में या एक वेपर पर मीटर स्क्वायर या एक न्यूटन पर एम्पेयर मीटर में 10⁴ गॉस आएंगे, तो एक गॉस में टेस्ला कितना आएगा? उल्टा कर लें, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ लेंथ ऑफ सोलोनाइड गेट्स डबल while keeping n number of turns constant, the resultant magnetic field will be। सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है। तो आखिर पूछा क्या है कि लेंथ ऑफ सोलोनाइड गेट्स डबल while keeping n number of turns constant, the resultant magnetic field will be। तो देखो पहले तो एक इसका फार्मूला पता होना चाहिए, बी मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज़ बड़ी काम की, न्यू नॉट फार्मूलों में हमेशा ऊपर ही आता है, तो भाई न्यू नॉट तो आ गया। और आई क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑफकोर्स करंट भी आएगा। और n नंबर ऑफ टर्न्स, वैसे ये स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N/L के,
तो जो सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये हो जाता है न्यू नॉट आई एन अपॉन एल। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स कह रहे हैं कांस्टेंट रखें, कीपिंग नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट, तो इसका मतलब है पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, जब इन्वर्स रिलेशन है और लेंथ डबल होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ। द ब्राइटनेस स्पॉट्स ऑन स्क्रीन इन द CRO इज कंट्रोल्ड बाय एनोड, कैथोड, ग्रेट, फिलामेंट। तो बड़ी अच्छी MCQ है, ब्राइटनेस स्पॉट ऑन स्क्रीन इन द CRO इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेट। दिस इज योर आंसर। बड़ी अच्छी MCQs होती हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। सो डियर फार्मूला आखिर होता क्या है, एफ इक्वल टू भेल साइन थीटा। तो मेरे भाई करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है जी। साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है जी। एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो इसकी बड़ी आसान पहचान है, ये लेफ्ट पे ये राइट पे हैं, ठीक है, और ऊपर है, तो इसका मतलब इन सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बी के भी, आई के भी, एल के भी, साइन थीटा के भी। तो आई में तो है, साइन थीटा में ये कहाँ से आ गया भाई? अकॉर्डिंग टू फार्मूला साफ दिख रहा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, नॉट इनवर्स। तो कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन 4। देखो एफ बी आई के लिए देखो ये फोर्स हो गई आपकी थंब की डायरेक्शन, बी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है आपके, और ये आई हो जाएगा करंट। तो ऐसी तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। थंब की डायरेक्शन में आपकी फोर्स, सेकंड फिंगर जो हो गई ये आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और बाकी जो फिंगर्स हैं इनको जो हम कर्ल कर रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो याद रखने की बेहतरीन ट्रिक होती है एफ बी आई, कभी गलती नहीं। एक कहलाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें सवाल लाजमी है कि आखिर ये लॉ क्या है। बहुत सारी स्टेटमेंट दी होती हैं तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो इसको याद रखने की बड़ी आसान ट्रिक है। एफ बी आई मशहूर एजेंसी है, हम दिखाइए, ठीक है। तो एफ क्या होगा, बी क्या होगा, आई क्या होगा। एफ से मुराद फोर्स, बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड, और आई से मुराद करंट। डायरेक्शन कैसे होती है वो मैं बता, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर बराबर होती है 0.5 Li²। आई से मुराद करंट, एल से मुराद इंडक्टेंस, या हाफ Li²। अब देखो इस फार्मूले पे बहुत न्यूमेरिकल है। एक आया था कि इफ़ करंट इंक्रीज 100 टाइम देन एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर विल। सो यार इस फार्मूले में एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, अगर इंडक्टेंस कांस्टेंट रहता है। करंट अगर 100 टाइम बढ़ रहा है तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 टाइम। एनर्जी 10,000 टाइम बढ़ेगी। और जनाब नेक्स्ट ईयर जो एक सवाल आया था वो ये आया था कि इंडक्टेंस इन्होंने लेंथ जो है वो 2 मीटर दी हुई थी, एल से मुराद लेंथ, और करंट दिया हुआ था 10 एम्पीयर, और पूछ क्या रहे एनर्जी। तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा भाई, हाफ Li²। तो फार्मूला लगा दीजिए, और एल की जगह लेंथ यानी 2 पुट कर देंगे हम, यह लहदा बात है, हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, आंसर हो जाएगा 100 जूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्ट एट इक्वेटर, मैग्नेटिक पोल, ए लैटिट्यूड ऑफ 60 डिग्री, लैटिट्यूड ऑफ 50 डिग्री। तो बड़ा दिलचस्प है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्ट एट, तो करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक पोल के अलावा हमेशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, कहाँ नहीं होता, मैग्नेटिक पोल पर नहीं।